अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा टीवी और ज़ोर का जोड़ में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड में है और कल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ अपनी इस मुहिम का आगाज़ कर रही है, जो बाकायदा तौर पर वो मुहिम है जो वर्ल्ड कप की तरफ पाकिस्तान को लेकर जाएगी। क्या पाकिस्तान की तैयारियाँ ठीक हैं? क्या पाकिस्तान को अपने ओपनिंग पेयर को तोड़ना जोड़ना चाहिए? क्योंकि अगर आप ये कहते हैं, पाकिस्तान के कप्तान ने ये कहा है कि वो बेस्ट ओपनिंग पेयर हैं, तो क्या बेहतरीन चीज़ों को कोई छेड़ता है या नहीं छेड़ता है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मामला किस तरह से चल रहे हैं? क्या वाकई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पूरी टीम है, जो ऑफिशियल्स की टीम है और जो कोचिंग स्टाफ है, ये बिल्कुल मुतहर्रिक भी हैं और तवज्जो इनकी बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से उस वर्ल्ड कप पर है जो पाकिस्तान ने इस साल खेलना है? क्या वाकई जो तब्दीलियाँ सुनने में आ रही हैं और जिस अंदाज़ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतज़ामात को चलाया जा रहा है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट तरक्की कर सकती है? इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कराची से मौजूद हैं वीडियो लिंक पर मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम हाफिज़ साहब, कैसे मिजाज हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया बेग साहब आपका बताइएगा। आज शाहीन अफरीदी ने गुफ्तगू की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी, उन्होंने बहुत अच्छे अल्फाज बाबर आजम के बारे में अदा किए। मोहम्मद रिजवान को भी कहा कि ये पाकिस्तान की बेस्ट ओपनिंग पेयर है। तो क्या बेग साहब ये वक्त है कि अपने बेस्ट ओपनिंग पेयर को आप तोड़ें, या फिर उनके साथ फिर आप ये भी कहें कि हम मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस जो हैं उनको आजमाएंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहें कि वो बेस्ट ओपनिंग पेयर है? देखिए इमरान, 5 जुलाई 2023 के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो फैसले हो रहे हैं वो अजीबोगरीब फैसले हो रहे हैं और उन फैसलों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को फायदे के बजाय नुकसान पहुंच रहा है। अब आप मुझे बताएं ना, किस तरीके से कोचेस का तकर्रुर किया गया, कोचेस की छुट्टी की गई, चीफ सेलेक्टर बनाया गया, ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और अब एक नया पेंडोरा बॉक्स ये खुद मौका फराहम करते हैं लोगों को कि इन पर तनकीद की जाए। एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया कि बाबर आजम और रिजवान, हालांकि उनकी कामयाब तरीन जोड़ी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये नफसियाती तौर पर बाबर आजम को दबाव का शिकार बनाना चाहते हैं। मुझे तो ये भी इत्तलात हैं कि बाबर आजम को शायद 1-2 मैचों में आराम करा दिया जाए। अब आप देखें बाबर आजम टेस्ट में कितने जहनी दबाव का शिकार थे। अब उनकी जो आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग है वो 8वें से छठे से 8वें नंबर पर आ गए वो। और समझ में नहीं आता किस तरह के फैसले किए जा रहे हैं। वो प्रोफेसर साहब वहाँ मौजूद हैं, हफीज, वो डिसीजन ले रहे हैं। क्या डिसीजन होते हैं, इनका क्या आउटपुट होता है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन मैं समझ रहा हूँ जिस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट चल रही है, मज़ा खेज अंदाज से चल रही है, उस पर हर कोई जो क्रिकेट को समझता है, जो क्रिकेट से प्यार करता है, उस पर हर कोई हैरानगी का इजहार कर रहा है। एक साहब, ये जो कॉम्बिनेशन आजमाने की बात है, और जैसे आपने जिक्र किया है कि शायद बाबर आजम कहीं ना कहीं जहनी दबाव का शिकार हो सकते हैं, ये जो जिस तरीके से उनके इर्द गिर्द चीज़ें हो रही हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तान ही नहीं, इस वक्त उनका शुमार दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में होता है, तो कुछ नामुनासिब रवैया है या उनकी कारकर्दगी ही ऐसी थी, या फिर बद इंतज़ामी है कि हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ने के बारे में ना सोच पा रहे हैं या ना फैसला कर पा रहे हैं? आपने आखिरी जो लफ्ज कहा, बद इंतजामी भी है, और दूसरे बाबर आजम को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, उनको साइड लाइन किया जा रहा है। ऑडियो लीक एक आई, उसके बाद से आपने देख लिया क्या ख्यालात थे पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन के बाबर आजम से मुताल्लिक। और उससे पहले ये वही बाबर आजम थे जिन्हें वो अपने घर बुलाया था उन्होंने इंजमामुल हक के साथ, और खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला तय किया था। अचानक ही क्या हो गया? तो उसकी वजह से एक तो वो पर्सोना नॉन ग्रेटा बन चुके हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। अब वो एक ऐसी हड्डी है जिसको ना ये उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं, तो उनके गले की हड्डी बन गए बाबर आजम। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ इस सीरीज में, जो T20 सीरीज है, तजुर्बात के चक्कर में बाबर आजम को आराम कराया जाएगा। चले, नया ओपनिंग पेयर आप आजमा रहे हैं। फखर जमान ने कहा है कि उनके लिए तो बेहतरीन स्लॉट ओपनिंग ही है, लेकिन अब मजबूरन उन्हें जिस नंबर पर खिलाया जाएगा वो खेलेंगे। रिजवान और बाबर की जोड़ी ने जो परफॉर्मेंस दी है वो भी सबके सामने बिल्कुल एक मौकरी बना दी गई है क्रिकेट की, जिससे इमरान, मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान होगा। कुछ लोगों को फायदा जरूर हो जाए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को बेपनाह नुकसान होगा। अब आप देखें 5 मैचेस T20 न्यूजीलैंड के खिलाफ, फिर न्यूजीलैंड की टीम यहाँ आएगी, 5 T20 उसके खिलाफ, फिर 3 T20 मैचेस जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ, और आयरलैंड का भी कंफर्म नहीं हुआ है 3 उसके खिलाफ। नेदरलैंड के जो 3 थे वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कैंसिल कर दिए। तो इन 16 T20 मैचेस में आपको एक मजबूत कॉम्बिनेशन बनाना होगा। अब ये कैसे बनाते हैं? फिर 4 फरवरी की तारीख भी आ रही है कि 4 फरवरी को इनका टेन्योर खत्म हो रहा है। क्या होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? एडहॉक बेसिस पे चलता रहता है या कोई नया चेयरमैन आता है, इलेक्शन कराते हैं ज़का अशरफ,
नहीं कराते। कल शायद आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो या ना हो जहां उन्होंने उस सवाल को गोल मोल जवाब दिया कि इलेक्शन होंगे, कौन चेयरमैन आएगा, तो मामला बड़े एक जिसे कहेंगे गंभीर अंदाज से एक बहुत ही खतरनाक तरीके से चलाए जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट। बेग साहब, पाकिस्तान नए साल का आगाज कर रहा है T20 में। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे शान मसूद पाकिस्तान के टेस्ट फॉर्मेट के कप्तान है, शाहीन आफरीदी का बहैसियत कप्तान पहला मैच होगा, पहला दौरा भी है उनका बहैसियत कप्तान, तो आप समझते हैं इन दोनों कप्तानों को भी खुलकर खेलने का मौका नहीं मिल रहा, या कहीं ना कहीं फैसले ऊपर से होते हैं, उतनी ज़्यादा कप्तान की राय को अहमियत दी जाती है? अगर नहीं दी जाती है तो आपके ख्याल में देनी चाहिए? कप्तान हैं, नए हैं, अगर गलती करेंगे तो सीखेंगे। आपने बिल्कुल खुद ही जवाब दे दिया कि फैसले तो ऊपर से हो रहे हैं ना। कप्तान शान मसूद को भी आप नोट करें कि शान मसूद ने तो आमिर जमाल से नई गेंद नहीं कराई सिडनी टेस्ट में, काफी ओवर्स के बाद कराई। तो कौन टर्म्स डिक्टेट कर रहा है, कौन हिदायत दे रहा है, ये तो सबके सामने आया है। और शाहीन शाह अफरीदी एक अच्छा हमारा एक एसेट है। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान, ये तीनों इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट का एक कीमती असासा है। लेकिन जिस तरीके से मामला चल रहे हैं, मैं फिर वही आता हूं कि मामला सही नहीं चल रहे, इनको ऊपर से हिदायत हो रही है, कंट्रोल किया जा रहा है। कहीं ये शाहीन आफरीदी के क्रिकेट कैरियर को तो दागदार नहीं बनाना चाहते, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना इमरान एक बड़ा मुश्किल काम है। ऑस्ट्रेलिया से डिफरेंट विकेटें हैं न्यूजीलैंड की, वहां पर हवा तेज चलती है, गेंद सीम स्विंग होती है, सॉफ्ट विकेट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया की हार्ड बाउंसी विकेट्स थी। तो वहां पाकिस्तान के लिए क्या होगा, खुदा न खास्ता अगर हम ये T20 सीरीज हार जाते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त रैंकिंग में नंबर 3 है, पाकिस्तान रैंकिंग में नंबर 4 है, और उनके तमाम टॉप के प्लेयर्स खेल रहे हैं। अगर हम खुदा न खास्ता हार जाते हैं तो इसके शाहीन शाह अफरीदी पर क्या असरात मुरत्तब होंगे, ये भी देखना होगा। बेग साहब, जैसे हमने कुछ नए खिलाड़ियों को सिलेक्शन कमेटी ने शामिल किया है, उसमें साइम अयूब भी हैं, साहिबजादा फरहान हैं, आज़म खान हैं, हसीबुल्ला हैं, तो आपके ख्याल में किस हिकमत अमली के तहत फिर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा? अगर हम बाबर और रिजवान को भी ना छेड़ें, हम जो नीचे वाले बल्लेबाज हैं उनके भी नंबरों को ना छेड़ें, तो हम ये फिर तजर्बात कैसे कर पाएंगे? देखिए, टैलेंट की बात करते हैं कि हमें बड़ा टैलेंट मिला, मोहम्मद हफीज ने कहा, लेकिन अब आपके सामने एक मेगा इवेंट है, 6 महीने दूर है इमरान। इस इवेंट से पहले आप कौन कौन से तजुर्बात करेंगे, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। अगर आप विनिंग कॉम्बिनेशन को, सेट कॉम्बिनेशन को छेड़ेंगे तो इससे आपको फायदे के बजाय नुकसान ही होगा। आपने सही कहा, ये डिजर्व करते थे, हसीबुल्ला डिजर्व करते थे, साहबजादा फरहान डिजर्व करते थे, आजम खान ने T20 में अच्छी परफॉर्मेंस दी, वो डिजर्व करते हैं, और साइम अयूब ने तो अच्छा परफॉर्म किया है। तो इनमें से एक एक दो को खिलाएंगे। मेरे ख्याल में साइम अयूब और आजम खान को पहले T20 में खिलाएंगे। अब आगे जाकर हसीबुल्ला और उनका चांस बनता है या नहीं बनता, ये भी देखना होगा। लेकिन कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल में बनाना पड़ेगा इमरान। बगैर कॉम्बिनेशन बनाए आप कामयाबी की राह की तरफ गामजन नहीं हो सकते। अगर आपने सेट कॉम्बिनेशन को छेड़ा, बहुत ज्यादा तजुर्बात किए, तो ये तजुर्बात पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। एक साहब, अभी प्रेसिडेंट कप भी चल रहा है, कराची में उसके मैचेस हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कुछ पाकिस्तान के वो खिलाड़ी जो पहले खेल चुके हैं उनकी कारकर्दगी आती है, और फिर सिलेक्शन कमेटी के ऊपर दबाव आ सकता है कि यहीं से अगर आपके पास कोई आपका सीनियर क्रिकेटर, अगर आपको मिडिल ऑर्डर में या किसी भी जगह पर ज़रूरत है तो आप उनको ले सकते हैं। मुझे लग रहा है चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज, जिनके बारे में मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि 25 लाख रुपए माहाना तनख्वाह ले रहे हैं, वजीर आला पंजाब के मुशीर बराए। बेग साहब, जब आप तनख्वाह का जिक्र करते हैं, तो इसके ऊपर ये एतराज़ आता है कि क्यों किया जाता है तनख्वाह का जिक्र? चूंकि वो काम करते हैं तो इसलिए उनको उसका मुआवजा मिलता है। यहाँ पर पाकिस्तान में कितने नौजवान MBA, MBBS, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर दर बदर बेरोजगार फिर रहे हैं, और उनको कोई 1-2 लाख रुपए की नौकरी नहीं मिल रही। तो अगर हम तनख्वाह का जिक्र इसलिए करते हैं कि आप काम करें ना, 11 आदमी तो वैसे ही ऑन द फिंगर टिप्स सेलेक्ट हो जाते हैं, 5-6 सेलेक्ट करने, और अगर चीफ सेलेक्टर है तो आपका काम नहीं है, अगर हम तनख्वाह का जिक्र ना करें तो आपका काम नहीं है कि आप जाकर मैदान में कारकर्दगी का जायजा लें। कौन आया कराची में जिस कसमपुरसी की आलम में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस हो रहे हैं, आप आकर देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो कौन है इसका जिम्मेदार? टैलेंट कौन देखेगा? क्या लाइव स्ट्रीमिंग पे आप देखकर इस खिलाड़ी को सिलेक्ट कर लेंगे? तो तनख्वाह का अगर जिक्र ना करें तो बताएं, फी सबीलिल्लाह काम तो नहीं कर रहे ना ये लोग, इनको भारी मुआवजा मिल रहा है। अगर हम जिक्र ना करें तो फिर क्या करें, आप मुझे बताएं। अच्छा, ये टूर के ऊपर ही पाकिस्तान ने शाहीन आफरीदी का नायब मुकर्रर किया मोहम्मद रिजवान को, तो आपको लगता है कि ये भी कुछ गैर मामूली है और इसमें सिलेक्शन कमेटी से भी मशवरा किया गया होगा? क्योंकि अगर 2024 के T20 वर्ल्ड कप को देख रहे हैं तो ये अहम फैसला है।
बिल्कुल, आज मैंने एक देखा है, एक मेरे पास खबर आई है कि कामरान अकमल ने एक निजी टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू दिया जो कंसल्टेंट है, और उन्होंने कहा कि इसमें जो कप्तान बनाने के और नायब कप्तान बनाने में सिलेक्शन कमेटी की राय नहीं थी, ये पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन का डिसीजन था। इससे इस बात को तक़वियत मिलती है, जो ऑडियो लीक हुई तो उससे तो पता चलता है कि वाक़ई में फिर पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन का डिसीजन होगा। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपने पहले क्यों नहीं बनाया कप्तान? आपने आखिरी लम्हात में बनाया, ऑस्ट्रेलियन टूर के बाद बनाया रिजवान को कप्तान। क्या देख रहे थे? मेरे ख्याल में ये बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं इमरान, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा नहीं होगा। कुछ लोगों की कुर्सियां मजबूत हो जाएंगी, कुछ लोगों की वाह वाह हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का जो नुकसान होगा इसका अंदाजा कौन लगाएगा? बेग साहब, ये जो नए लोग आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट में इंतज़ामी ओहदों पर, जैसा कि सिलेक्शन कमेटी में हैं, कोचिंग स्टाफ में हैं, यहाँ पर पाकिस्तान में इनके ऊपर ये एतराज़ और तनकीद भी होती है कि ये ना तजर्बाकार हैं, किसी ने कोचिंग कोर्सेज़ नहीं किए हुए, कोई बिल्कुल ऊपर से बराह रास्त आ गया है, पाकिस्तान टीम के साथ लग गए हैं, किसी ने नीचे से काम नहीं किया हुआ। यासिर अरफात के ऊपर भी एतराज़ उठाया जाता है, हालाँकि वो कोचिंग करते हुए आ रहे हैं, मुख्तलिफ नेपाल में भी की, इधर उधर भी की, इंग्लैंड में भी करते रहे। तो आपको लगता है कि ये जो नए लोग आए हैं इनसे कुछ अच्छी उम्मीद की जा सकती है, और जो इन पर तनकीद हो रही है कि ये ना तजर्बाकारी है, इसी वजह से बयानात आते हैं, ना तजर्बाकारी है इसी वजह से फ़ैसले दुरुस्त नहीं हो पाते हैं, ना तजर्बाकारी है आप अपना पाथवे बेहतर नहीं कर पाएंगे? इसमें तो कोई शक नहीं है इमरान के ना तजुर्बाकार है। आप बताएं मुझे, हफीज ने कहाँ कोचिंग की? पिछले बरस तक तो वो पीएसएल खेल रहे थे। वहाब रियाज भी पिछले बरस तक पीएसएल खेल रहे थे। उन्होंने कौन सी टीमें सेलेक्ट की हैं जो उनको चीफ सेलेक्टर बना दिया गया? अगर हफीज को मेरी नाकिस राय में चीफ सेलेक्टर बनाते तो समझ में आता है, क्योंकि वो खासा अरसा डोमेस्टिक क्रिकेट में गुजार चुके हैं। फिर सुहेल तनवीर को आपने जूनियर टीम का चीफ सेलेक्टर बना दिया। सुहेल तनवीर जो थे, उनका कमिटमेंट था अमेरिका में, वो क्रिकेट खेलने चले गए। मतलब आप इस तरह के फैसले कर रहे हैं। वो लोग, मैं मानता हूँ बासलाहियत क्रिकेटर्स थे, मोहम्मद हफीज, सुहेल तनवीर, वहाब रियाज, लेकिन जिस तरीके से अचानक इन्हें मसनदे इख्तिदार पे इन्होंने बिठाया है वो सवालिया निशान है। आप ठीक है, लोगों को मौके फराम करते, तजुर्बे को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ तजुर्बे को नज़रअंदाज किया गया है। हफीज जिस तरीके के बयानात दे रहे हैं, आपको याद होगा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाते ही बयान दे दिया कि वी आर नॉट हेयर टू डिफीट ऑस्ट्रेलिया, वी आर नॉट हेयर टू compete ऑस्ट्रेलिया, वी आर हेयर टू डिफीट ऑस्ट्रेलिया। तो क्या हुआ? 3-0 हार गए। फिर उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के बयानात देते हैं कि जी टैलेंट जो है वो हमारे नज़र में, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे क्या आप टैलेंट निकालने गए थे या आप ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करने गए थे? ये समझ में नहीं आता। चेयरमैन साहब कहते हैं कि पीसी पाकिस्तान क्रिकेट टीम गुज़िश्ता 25 बरस में ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीती, तो क्या हुआ, हम भी नहीं जीते? तो ये लेम एक्सक्यूजेज, जो इन एक्सपीरियंस लोग हैं कि जिनको इतना इल्म नहीं है, अगर वो आ जाएंगे ना क्रिकेट पे, तो फिर क्रिकेट के मामला बिगड़ते ही चले जाएंगे। अच्छा बेग साहब, अभी जब आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी की बात की है और उसके साथ साथ आपने पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के हवाले से भी गुफ्तगू की है, ये बताइएगा कि अभी बिडिंग हुई है, मीडिया राइट्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ़रोख्त किए हैं, आपको लगता है कि ये सब चीज़ें बेहतर अंदाज में आई हैं और ख़ासा मुआवजा बढ़ा है, जबकि सुनने में आ रहा था कि शायद इस मरतबा उतने महंगे राइट्स फ़रोख्त ना हो पाएँ? टोटल जो है ना, इन्होंने मतलब 6 अरब 30 करोड़ रुपए के जो राइट्स बेचे हैं, जैसे जो कि टीवी के राइट्स हैं, उसके अलावा डिजिटल के 1 अरब 90 करोड़ रुपए के राइट्स बेचे। उसमें लोग एक सवाल उठा रहे हैं। अब ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तर्जुमान ही जवाब देगा कि नायला भट्टी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़का अशरफ के साथ थी, उन्होंने फ़ख्रिया अंदाज में कहा कि इस मरतबा राइट्स जो है गुज़िश्ता पीएसएल के मुकाबले में कहीं ज़्यादा महंगे बिके। लेकिन कोई उनसे ये पूछे कि जो बिडिंग कमेटी थी, उस बिडिंग कमेटी में 3 टीमों के लोग मौजूद थे। लाहौर कलंदर्स के समीन राना थे, अली नकवी जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के, और कराची किंग्स के थे वो हैदर। तो आप मुझे हैदर अजहर, तो आप मुझे बताइए कि अगर कराची किंग्स के बेशक वो नुमाइंदे थे, तो राइट्स तो कराची किंग्स के जो ओनर हैं उन्हीं के पास गए ना। तो आप कोई उनसे सवाल करे कि ये मफादात का टकराव नहीं था, और इतने फख्र से वो बता रही है। तो हमें भी नहीं पता था, जब उन्होंने बताया तो हमने तहकीक की तो पता चला कि उस 3 रुकनी कमेटी में हैदर अजहर भी शामिल थे, जो कि नुमाइंदे थे। बेशक नुमाइंदे हो, लेकिन जहां एक जो है वो कंपनी, एक टेलीविजन चैनल जहां अप्लाई कर रहा है, उसकी नुमाइंदगी करने वाला उस कमेटी में मौजूद है, तो आप कैसे राइट बेच सकते? बेशक उसने सबसे बड़ी बिड क्यों ना दी हो, ये एक सवाल है, और नायला भट्टी को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो इस वक्त हेल्म ऑफ अफेयर्स में पीएसएल की कमिश्नर है। मफादात के तसादुम की आपने बात की है, तो इन्हीं मफादात के तसादुम की जब बात हुई थी, इंज़मामुल हक साहब मुस्ताफ़ी हो गए थे ओहदे से।
तो उनकी वो कहाँ गई इंक्वायरी रिपोर्ट? कोई उनसे पूछे ना कि जिस तरह से शोले बुलंद हो रहे थे कि तहकीकात की जाएंगी और 5 दिन में 6 दिन में रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी, कहाँ गए? तो मफादात का टकराव तो उधर भी हो रहा था, मफादात का टकराव तो यहाँ भी हो रहा है। अगर इंजमाम के बारे में कहा जाता है कि एक एजेंट इंजमाम और दीगर खिलाड़ियों का एजेंट था, तो क्या अब हफीज तो नहीं रहे, लेकिन जिस एजेंट के साथ हफीज का राब्ता था, क्या उस एजेंट के खिलाड़ी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में मौजूद नहीं है? तो मैं फिर कहूंगा कि अनप्रोफेशनल अंदाज, गैर पेशा वराना अंदाज से क्रिकेट को चलाया जा रहा है। पता नहीं चलता। अब इंजमाम की रिपोर्ट तो बिल्कुल मंजर आम से ही गायब हो गई, क्योंकि इंजमाम ने 1-2 स्टेटमेंट दे दिए थे तो ये बैकफुट पर चले गए। या तो आप दूध का दूध पानी का पानी अलग करें, या आप किसी पे इल्जाम ना लगाएं। बहुत सारी चीजें हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट के मामला अगर हम कितना कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाए। अच्छा, आपको फिर आप समझते हैं कि अगर उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई तो फिर इंजमाम साहब को कहीं ना कहीं फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस वक्त निशाना बनाया या उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, या वाकई फिर अगर वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी तो फिर उनको बहसियत चीफ सेलेक्टर काम करते रहना चाहिए था? कुछ दिन पहले तक, वर्ल्ड कप से जब जाने से कुछ दिन पहले तक इंजमामुल हक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन की आंख का तारा थे। उनसे हर चीज जो है वो डिस्कस करते थे, इवन उन्हें घर भी मदऊ करते थे। खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामले पर उनकी राय ली गई, उन्होंने मामला हल कराया। फिर क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंजमाम को भी साइडलाइन किया गया है, बाबर आजम को भी साइडलाइन नहीं कर सके उनको मजबूरन, वरना तो वो टीम से ड्रॉप कर देते, लेकिन चूंकि वो नंबर 1 बैटर है, एक हंगामा मच जाता। तो मुझे तो लग रहा है, वरना तो अगर इंजमाम की रिपोर्ट आप सामने लाए, अगर वो बेगुनाह है तो आप उनको बेगुनाह करार दें, और अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो आप उसकी सजा दें, लेकिन मामले को दबा देना, इससे गैर पेशावराना अंदाज का अंदाजा लगाया जा सकता है। अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए भी पाकिस्तान की टीम गई है। आप समझते हैं कि ज़्यादा बेहतर अंदाज में तैयारियां हुई हैं और पाकिस्तान को कुछ अच्छी उम्मीद भी रखनी चाहिए? देखिए, मुझे लग रहा है मोहम्मद यूसुफ ने जो है वो बेहतर अंदाज से तैयारी कराई है। जो हकीकत है उसको आप डिस्क्राइब करें। उन लड़कों में पोटेंशियल है। पाकिस्तान अंडर 19 की ये अलग बात है, बदकिस्मती है कि एसीसी इमर्जिंग कप के फाइनल में वो मुत्तहिदा अरब अमारात से हार गए, लेकिन इस टीम में पोटेंशियल है और मुझे उम्मीद है कि ये टीम जाकर वहाँ अच्छा परफॉर्म करेगी। एक साहब, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये वाला साल है, मतलब जिसमें हमने T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है, अभी PSL भी होनी है, तो और पाकिस्तान 4 फरवरी का जैसे आपने जिक्र किया, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो अदम इस्तेहकाम है, इसके खात्मे के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि अगर टॉप लेवल पर चीज़ें आपकी बेहतर अंदाज में नहीं होंगी तो वो सारा असर नीचे भी पड़ सकता है। देखिए, एक मुस्तकिल चेयरमैन आना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। डे टू डे की बुनियाद पर अफेयर्स नहीं चलाने चाहिए, और एक कॉम्पिटेंट आदमी अगर हेल्म ऑफ अफेयर्स पर आए जो लोगों के दबाव में ना आए। जिस तरह मौजूदा चेयरमैन अगर जरा सी भी तनकीद होती है तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, सहाफियों का दाखिला बंद कर देते। तनकीद बराए तनकीद नहीं होती, तनकीद बराए इस्लाह होती है। हम कोई उनके दुश्मन नहीं है। मेरे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे ज़काशफ साहब से, जब 10 साल पहले 2013 में थे, तो मैं तो बड़े अच्छा उनको सपोर्ट करता था। लेकिन मैंने तस्वीर उनकी डाली जब 5 जुलाई को उनका अपॉइंटमेंट हुआ और वो दफ्तर तशरीफ लाए। लेकिन फिर उसके बाद वो कहते हैं ना कि कुछ लोग शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन जाते हैं। अगर आप कानों के कच्चे होंगे तो आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर कभी नहीं बन सकते, फैसले नहीं कर पाएंगे। बेग साहब, आपने अपना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, आपने मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब की यहाँ पर एक वक्फा ले रहे हैं, और वक्फे के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट के सरबराह जनाब नदीम खान साहब से कि डोमेस्टिक क्रिकेट कैसे चल रही है, क्या खामियां, 6 ओवर की इनिंग्स क्यों है। इस वक्फे के बाद जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। इस हिस्से में प्रोग्राम के बहुत सारी चीज़ें हैं, बिलखुसूस सारी तो नहीं हम इस वक्त जान पाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर होगा कि 80 ओवर की इनिंग्स क्यों है पाकिस्तान की फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में, और पिचेस का मयार बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। क्या वाकई एक मरतबा मट्टी आई थी, अब सुना है कि हमारे जो क्यूरेटर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। पाकिस्तान की जूनियर क्रिकेट का हाल क्या है और किस मयार की क्रिकेट हम खेल रहे हैं, कहीं दुनिया से काफ़ी पीछे तो नहीं रह गए हैं। मुतबादिल खिलाड़ियों के हवाले से क्या चीज़ें हमारे पास हैं, क्या मुस्तकबिल रोशन है, या जिस तरह से सुनने में आ रहा है को बहुत ज़्यादा अच्छे हालात नहीं है। इस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर डोमेस्टिक और पाकिस्तान की जो अकेडमीज़ हैं उनके भी सरबराह हैं, टेस्ट क्रिकेटर जनाब नदीम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए हैं। थैंक यू।
खान साहब, ये 80 ओवर की इनिंग्स, एक तरफ तो हम टेस्ट मैच हमारा 3.5 दिन में ख़त्म हो जाता है, 80 ओवर की इनिंग्स रखने से क्या ये नहीं है कि और ज़्यादा तेज़ी की तरफ जाएंगे, वो टेस्ट क्रिकेट का जो एक खासा है वो निकल जाएगा उसमें से? नहीं, यहाँ पे सब बिल्कुल आपकी ये बात भी एक आर्गूमेंट बिल्कुल है, इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे थ्रू आउट द सीज़न हमने एक पॉइंट सिस्टम था, और जैसे काज़िम ट्रॉफ़ी थी या हनीफ मोहम्मद ट्रॉफ़ी थी, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं थी इस तरह की ना। एक चीज़ जिस पे हम सब बात करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी खुद भी करते हैं, इंटरनली भी डिस्कशंस होते हैं कि पाकिस्तान की टीम पॉजिटिव वे में कैसे खेलेगी। जैसे कि आजकल आप देखते हैं मोस्ट ऑफ द टीम्स जो है वो ओवर 3 एंड ओवर और ओवर 4 एंड ओवर खेल रही होती है। तो एक हमारा जो टूर्नामेंट रह गया था उसमें हमने एक चीज़ ट्राई की है कि जी अगर हम इसको ओवर्स को लिमिट करें शायद इससे कुछ डिफरेंस आए। तो ये हमने एक कहना चाहिए कि तजुर्बाती बुनियाद पर की है, और अब इसके बाद ज़ाहिर बात है कि ये जब पूरा टूर्नामेंट कंप्लीट होगा इस पर कुछ क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, सारा चीज़ें हैं। जब भी कोई नई चीज़ होती है उसमें अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें होती हैं, तो वो हमने किया है। और अब देखेंगे इसके बाद जो जब टूर्नामेंट ख़त्म होगा इसका डेटा निकालेंगे, पिछले 3-4 साल का डेटा निकालेंगे, जो हमारा पॉइंट बेस्ड सिस्टम है विदाउट लिमिटेशन इन 4 डे क्रिकेट, उसका भी डेटा निकालेंगे और फिर कंपेयर करके और फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट ईयर है उसमें देखेंगे कि जो बेहतर होगा वो करेंगे। लेकिन एक चीज़ पे हम और आप सब अग्री हैं कि हमें पाकिस्तान को थोड़ा सा पॉजिटिवली खेलना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट अब एक जो है जहाँ तक एक बड़ा बेहतरीन गेम है, उसके साथ साथ इसमें कमर्शलिज्म भी आ गया है। लोग रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि गेम में खूबसूरती, और खूबसूरती ज़्यादातर लोग इसको पसंद करते हैं कि बाउंड्रीज लग रही हों, अच्छे स्ट्रोक्स लग रहे हों। रोकना भी एक खूबसूरती है गेम की बिल्कुल, लेकिन ज़्यादातर जो लोग पसंद करते हैं वो बाउंड्रीज को। जैसे आपने ये कहा कि कुछ पॉजिटिव होनी चाहिए, आप समझते हैं कि एक तरफ हमारे मैचेस 5-5 दिन चल नहीं पाते हैं, तो उस सूरत में क्या हमें स्टेबिलिटी की ज़रूरत है या पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, या इस तेज़ हाई स्ट्राइक रेट की ज़रूरत है? देखिए दोनों चीज़ें ना, जैसे आप अगर आप काज़िम ट्रॉफ़ी देखेंगे उसके रिजल्ट से 44% जो है उसके रिजल्ट्स आए मैचेस के, और 56% रिजल्ट्स नहीं आए या 58% रिजल्ट्स नहीं आए। तो वहाँ पे 4 डे क्रिकेट में डिसीजन नहीं भी आए, यानी आधे से ज़्यादा मैचेस में, तो यानी कि हम 4 डे लास्ट कर रहे हैं। तो हमने वो देखा, उसका डेटा देखा, और फिर जब एक ये टूर्नामेंट था तो हमने कहा इसमें ये ट्राई करके देखते हैं कि इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि जैसे मैंने कहा कि फिर सारा दोनों के डेटा निकाल के देखेंगे और उसके ऊपर फैसला करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में जो है ड्रॉज नहीं होते, ड्रॉज होते हैं, और उस पर भी हमें क्रिटिसिज्म होता है कि जी बड़ी बैटिंग पिचेज़ हैं। जब प्लेयर खड़ा रहता है, सेंचुरी डबल सेंचुरी बनाता है, तो कहते हैं बैटिंग पिच है, और बैटिंग पिच होती भी है। देखिए एक चीज़ जिस पे हमेशा बहस होती रहती है कि जी पिचेस पाकिस्तान की अच्छी नहीं है, बाउंसी नहीं है। इस एक नेचुरल प्रोसेस भी है जो कि लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, हमें भी और जो बाकी लोग हैं उनको भी, कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे सर्दी में क्रिकेट होती है। यहाँ पे पूरी तरीके से चीज़ें जो पिच है वो नेचुरल धूप नहीं निकलती। अब आपको पता है लाहौर में पिछले कोई 6 दिन से धूप नहीं निकली है सही तरीके से। तो हम खेलते सर्दियों में क्रिकेट। अब सर्दियों में क्रिकेट कौन कौन खेलता है? हम खेलते हैं, इंडिया खेलता है, बांग्लादेश खेलता है, श्रीलंका खेलता है, वहाँ भी बाउंसी पिचेस नहीं है। बाउंसी पिचेस की अगर हम बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, वो सारे गर्मी में क्रिकेट खेलते हैं, तो उनकी पिचेस प्रॉपरली बेक हो जाती है, सही धूप लगती है, तो उसको रोल करो, धूप लगाओ तो बेक होती है, उसमें बाउंस होता है। अब जब से देखें आप, अगर आप देखेंगे इंग्लैंड में जब से मौसम चेंज हुआ है, यानी कि वहाँ से थोड़ी गर्मी होने लगी है, तो उनकी पिचेस में भी बाउंस आ गया। पहले वो सब सीम होती थी। तो एक तो ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि डिफेंड करने के लिए बात करो, एक ये चीज़ है जिसको हमें कंसिडर ज़रूर करना चाहिए, पर एट द सेम टाइम बिल्कुल डेफिनेटली हमारी अपनी पिचेस को बेहतर करने की ज़रूरत है, और हमने उसका एक मैनुअल भी बनाया है कि कितनी ग्रास 4 डे क्रिकेट में होनी चाहिए। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बॉल। अगर आप बॉल देखेंगे, कोकोब्रा बॉल जो है आप देखेंगे वहाँ उस जगह पे वर्क कर रही है अच्छा जहाँ पे बाउंसी पिचेस है, और हमारे यहाँ वो बाउंसी पिचेस नहीं, हम कोकोब्रा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में उससे खेलना पड़ता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी पिचेस है, क्योंकि उसमें बाउंस कम है, जब सीम उसकी ख़त्म हो जाती है आफ्टर 15 to 20 ओवर्स, तो वो फिर बैटिंग फ्रेंडली हो जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको जुड़ी हुई हैं साथ साथ जी एक साथ। तो लेकिन ये टेक्निकल चीज़ें हैं जिसको बताना मेरे ख्याल से हमारे जो फैंस हैं बहुत क्रिकेट को समझते हैं,
लेकिन ये सब चीज़ें उनको बताना ज़रूरी है। खान साहब, जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में सर्दियों में क्रिकेट होती है, बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर ये गर्मियों का खेल है जी। हम अपने सीज़न को कुछ ऐसे प्लान नहीं कर सकते, थोड़ा अर्ली शुरू कर लें, ये जो धूप है, या फिर हम एक ये है, दूसरा हम सारी की सारी क्रिकेट एक जगह पर ले जाते हैं तो फिर जो पूरे मुल्क में खेलकर आप डिफरेंट पिचेस का आपको तजर्बा होता है, उससे भी महरूम रह जाते हैं। हाँ, वो देखे, मैं आपको कुछ चीज़ें हैं, ये बड़े अच्छे सवाल है क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं। अब बात ये है कि देखें, पाकिस्तान एक वो इस तरह का मुल्क है जहाँ पे ना कराची में इस वक्त कुछ और मौसम होगा, लाहौर में कुछ और होगा, और रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में कुछ और होगा। तो आप देखेंगे कि जब भी हम सीज़न शुरू स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से, क्योंकि वो होता है सितंबर, ठीक है। अच्छा, सितंबर से पहले इतनी गर्मी, इवन सितंबर में भी अच्छी खासी गर्मी होती है, और आप सारे लोग उस पर भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जब हम बच्चों को जून जुलाई में भी क्रिकेट खिलाते हैं, क्योंकि एक पूरा एक प्रोसेस है। अब जो है हमारी क्रिकेट शुरू होगी अंडर 13, 16 फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, सही है। उसके बाद हमारी क्रिकेट शुरू होगी अंडर 19 की, उसके बाद हमारी क्रिकेट शुरू होगी डिस्ट्रिक्ट की, क्योंकि ये सारा एक प्रोसेस है जिससे मिलके उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे हमारी कायजन ट्रॉफी की टीमें बनती हैं। तो ये सब क्रिकेट हमें पहले करानी है। तो फिर जब टाइम आता है सितंबर का, वहाँ से हम सीज़न शुरू करते हैं। अब जब हम शुरू करते हैं तो शुरू के मैचेस हम नॉर्थ में रखते हैं और फिर साउथ में चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो नॉर्थ में नहीं खेलते बिल्कुल भी। अब अनफॉर्चुनेटली एक जो हमें प्रॉब्लम आ रही है, जो कि एक बहुत अच्छा सेंटर है जहाँ पे लोग देखने भी आते हैं इवन डोमेस्टिक क्रिकेट, वो है पेशावर। वहाँ पे हमारे पास ग्राउंड अवेलेबल नहीं है फॉर लास्ट 3 to 4 years, मे बी मोर। वहाँ पे उनका स्टेडियम बन रहा है, जो दूसरा ग्राउंड है वो भी रेडी नहीं है, जिसकी वजह से हम वहाँ मैचेस नहीं करा पा रहे। एबटाबाद में हमने कुछ मैचेस कराए हैं इस साल भी, और पिछले साल भी कराए थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के भी कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से पेशावर की अपडेट क्या है? पेशावर के लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये 2018 से शुरू हुआ, 2 वर्ल्ड कप गुजर गए, उसके दौरान में एक स्टेडियम नहीं हमारा बना। देखिए, हमने बहुत कोशिश की है। हम पिछले 10 दिन पहले भी एक मीटिंग हम करके आए, वहाँ के जो मिनिस्टर साहब हैं बहुत कीन है वो पीसीबी को ग्राउंड देने के लिए, और ताकि वो हम उसको शुरू करें। अभी भी उस पर काम कुछ बाकी है, आउटफील्ड में काम है, उसकी पिचेस पे काम है, इवन कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसका है उसमें भी कुछ काम बाकी है। तो होपफुली वो विद इन नेक्स्ट 2 to 3 months अगर उनके फंड्स रिलीज़ हो जाते हैं, जो भी उनको प्रॉब्लम्स हैं वो हो जाती हैं, तो शायद 2 से 3 महीने में वो ऐसी हालत में होगा कि वो हैंड ओवर हो सके पीसीबी को। ठीक है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि सितंबर से पहले हम उसको इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि फिर वो ऑफ सीज़न होता है जिसमें आप जो है घास और पिचेस और उसको तैयार करने के लिए वक्त लगता है। अच्छा खान साहब, जब हम अपनी जूनियर क्रिकेट की बात करते हैं, पाकिस्तान में मुतबादिल खिलाड़ियों के हवाले से भी एक मसला नज़र आता है कि हम गुज़िश्ता 3-4 बरस से मिडल ऑर्डर के बल्लेबाजों को ढूंढ रहे हैं। तो क्या पूरे पाकिस्तान में नंबर 5-6 पे कोई पावर हिटर नहीं है, कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है? क्योंकि जिन को इस्तेमाल किया है, जिन को मौका दिया है, वो नाकाम हुए हैं। 3-4-5 लोग उसमें आते हैं। पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं है मिडिल ऑर्डर का T20 स्पेशलिस्ट? नहीं, देखें, PSL में आप देखते होंगे कि हमारे प्लेयर परफॉर्मेंस करते नज़र आते हैं। अच्छा, 2 चीज़ें, एक पावर हिटर जो कि आपको चाहिए वाइट बॉल के लिए, और एक टेस्ट मैच के लिए आपको मिडिल ऑर्डर चाहिए। अगर आप टेस्ट मैच में देखें तो अभी आगा और ये जो अपने सऊद आए हैं, दोनों पिछले 1 साल में तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ सिचुएशन चल रही है फॉर लास्ट 2 years, कि हमारे यहाँ रोटेशन नहीं हो रही। जैसे दुनिया में हर टीम रोटेशन पॉलिसी को इस्तेमाल करती है और वर्कलोड मैनेजमेंट करती है। आप देखें, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं वो हर मैच खेल रहे होते हैं, जिसकी वजह से नए प्लेयर्स को चांस नहीं मिलता। लोगों ने आपको पकड़ लेना, फंस जाएंगे आप। नहीं, पकड़ने की बात ही नहीं है। जो फैक्ट इज़ फैक्ट, जो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि एक ही टीम खेल रही है और उसमें चेंजेस नहीं आ रही। जहाँ आप चेंज करते हैं, लाइक अभी आपके जो आमिर खेला है और आपका मीर हमज़ा खेला है, और आपका वो जो है अपना हमारा जो फास्ट बॉलर तीसरा है, क्या नाम है उसका, फैसलाबाद वाला, जो अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जो पहला टेस्ट खेला था, अपना बहुत अच्छा बॉलर है हमारा फास्ट बॉलर। फ़हीम अशरफ है खेलने? नहीं, जो दूसरा खुर्रम शहजाद, सॉरी मुझे अभी नाम याद नहीं आता, बहुत बेहतरीन बॉलर है। अब ये हमारे 8वें 9वें नंबर के बॉलर्स हैं। वैसे अगर आप लाइनअप देखें तो उनको चांस दिया, कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस की। ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम टीमों ने इतनी दफ़ा ऑल आउट किया होगा। ठीक है, हम बैटिंग नहीं अच्छी कर सके, मैं नहीं कह रहा कि हमारी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, बट जब उनको चांस मिला है तो उन्होंने परफॉर्म किया है, आपके सामने आए हैं। तो
जब आप रोटेशन की जरूरत है तो ये आपके तो सामने फिर देखिए, जब आपने मिडिल ऑर्डर में सऊद को चांस दिया, सऊद परफॉर्मेंस कर रहा है, आपने आगा को चांस दिया, आगा परफॉर्मेंस कर रहा है। अब हम करते पावर हिटिंग की बात, वो एक सेपरेट इशू है। ये अब हमने बात कर ली टेस्ट क्रिकेट की। अब जो पावर हिटिंग की बात करते हैं और T20 की बात करते हैं, खुशकिस्मती से हमारे जो दोनों ओपनर हैं वो 15 ओवर तो वो दोनों खेलते हैं और अच्छी बात है, रन बनाते हैं और हमारी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं फॉर लास्ट कपल ऑफ इयर्स इन T20 क्रिकेट, जो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, तो वो खेलते हैं। अब जो पावर हिटर्स हैं उनको 4-5 ओवर मिलते हैं। वो मैक्सिमम अगर आप डेटा निकालेंगे तो जो हमारे जो पावर हिटर्स हैं उन्होंने बहुत कम बॉलें खेली हैं और फिर आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं ऑल ऑफ अ सडन वो अंदर जाएँ और 10 के एवरेज से खेले 12, तो उसमें जब 10-12 के एवरेज से आप खेलने की बात करते हैं तो उसमें जो है फेलियर ज़्यादा है, फेलियर की परसेंटेज बढ़ जाती है और सक्सेस की कम हो जाती है। देन वी नीड टू बैक दीज प्लेयर्स। ये वैसे आप देखें कितने मैचेस जिताते हैं और खेलते हैं और सब कुछ नज़र आता है। इसका मतलब आपका ये मतलब है कि अगर हमने रोटेशन पर जाना है फिर बाबर और रिजवान भी रोटेट होंगे? नहीं, मैं नहीं कह रहा कि बाबर और रिजवान रोटेट होंगे। मैंने ये कहा कि फॉर्चुनेटली हमारे दोनों ओपनर्स बड़ा अच्छा कर रहे थे, लेकिन अब सुना है कि हम जो है वो शायद बाबर और रिजवान को सेपरेट कर रहे हैं, उनकी जोड़ी को। तो उसका भी देखें एक रीज़न है कि उन्होंने बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस की और जो हम एक्सपेक्ट करते थे कि जी हम उससे कोई वर्ल्ड कप जीते और हम फाइनल में भी पहुँचे, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, दोनों टॉप रैंकिंग में है। तो आप ट्राई ज़रूर करते, ट्राई करना बुरी चीज़ नहीं है। अगर वो ट्राई कर रहे हैं सीरीज़ के अंदर तो ज़रूर करना चाहिए, इसलिए कि हो सकता है कि उससे भी अच्छी कोई चीज़ हो जाए ना, तो इसमें ट्राई में कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, ये बताइए कि कायदन ट्रॉफी के कुछ मैचेस जो इससे पहले हुए वो आपने लोगों ने देखे, घर बैठ के भी देख सकते थे, किसी का कहीं भी दुनिया में दिल किया उसने यूं निकाला, PCB के उस पर गया देख लिया। ये जो प्रेजेंट कप के मैचेस हैं इनके साथ दोहरा मयार क्यों है? ये क्यों नहीं नजर आ रहा है? वाला लोग जो कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, बात ये है कि जितने पिछले आप 4 साल से देख रहे होंगे बेहतरीन प्रोडक्शन हमारी होती है। इवन लोग आप देखे होंगे जो सोशल मीडिया पे भी तारीफ़ें कर रहे होते हैं जो हम मैचेस पिछले 3-4 साल से दिखा रहे हैं डोमेस्टिक के। आपने कहा तारीफ ज़्यादा हो गई और नहीं लेनी, ये मैच नहीं दिखाने। मैं वैसे ही एक आपको पूरी बात घुमा के बतानी पड़ेगी सीधी बात लोग अच्छा। सीधी बात पे जो है ना फिर आप कहते हैं कुछ नाराज़ हो जाएंगे, नाराज़ भी हो जाते हैं लोग। तो हम ये कायदम ट्रॉफी की प्रोडक्शन एटलीस्ट ये देखें कि आप आज से 4 साल पीछे जाएंगे तो कुछ भी नहीं था, आपको डोमेस्टिक देखने को नहीं मिलती थी। तो हमने ये इसका बड़े अच्छे बजट्स रखे और इसको बड़ी अच्छी खूबसूरत प्रोडक्शन होती है, पूरी दुनिया तारीफ़ करती है कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक की इतनी बेहतरीन प्रोडक्शन है और हम दिखाते हैं लाइव। और आपको देखा है कि इसकी वजह से बहुत सारे फैंस जो है उनको पता चला कि आने वाले प्लेयर कौन कौन से हैं, क्योंकि जब तक आप उसको एक्सपोजर नहीं देंगे नहीं पता चलेगा। अब जहाँ तक बात है प्रेसिडेंट ट्रॉफी की, तो बात ये है कि ये एक नई इंडक्शन हुई है इस साल से, तो हमारे काफ़ी बजट जो है वो उस तरफ लगे हुए थे, तो इसमें हमने उसका जो है वो कर नहीं पाए। हाँ, इतना हमने इसके ऊपर वो नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली उसको दिखाना चाहिए और उसमें भी बड़े हमारे स्टार्स खेल रहे हैं और होपफुली नेक्स्ट ईयर से दिखाएंगे बिल्कुल। पाकिस्तान में क्योंकि पहला साल था इस वजह से नहीं आइंदा बरस में ज़रूर दिखाएंगे। आप समझते हैं कि वाकई पाकिस्तान में क्रिकेट का मयार गिर रहा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि गिर रहा है। लोग ऐसे बात करते हैं। देखें, बात यह है कि आप मुझे बताएं कि पिछले 3 टूर्नामेंट, बड़े टूर्नामेंट आपने 2 फाइनल खेले, सेमीफाइनल खेला, विद इन 2 ईयर्स आप T20 में नंबर 1 हुए, आप टेस्ट में भी थोड़े दिन के लिए नंबर 1 हुए, ऊपर आए, सब कुछ तो हो रहा है। हाँ, देखिए परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती रहती है और उसकी एक बेसिक वजह जो मेरी समझ में आती है, जो मैं हमेशा डिस्कशन जो हमारा इंटरनल भी होता है, वो ये है कि क्योंकि हमने रोटेट नहीं किया, जैसे ही हमारी इंजरीज हुई तो हमारी एकदम से रैंकिंग नीचे गई है और हम मैच हारना शुरू हुए। अगर रोटेशन होती, प्लेयर्स रेडी होते, अगर आप ये देखें अगर आपको कंटिन्यूस सक्सेस चाहिए देन यू नीड अ बिगर स्क्वाड। अगर आप फुटबॉल में भी देखें, जितनी जो टॉप टीम है जो कंटिन्यूसली अच्छी परफॉर्मेंस करती है, उनका बेहतरीन बेंच स्ट्रेंथ होती है, वही करती है। इसी तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट भी है। अगर आप देखें इंग्लैंड की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम, आप देखें उनकी तो टीमें चेंज हो जाती हैं, उसमें से 5-6 नए आराम करते हैं खिलाड़ी, मुतबादिल के तौर पर आते हैं। जी, तो अच्छा, जब तक बेंच स्ट्रेंथ नहीं होगी ना तो सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी इन सक्सेस, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने अभी मुतबादिल खिलाड़ियों की बात की है और आपने पूल बढ़ाने की बात की है, ये क्या वजह है? वाकई पाकिस्तान टीम के 2 साल तक फिजिकल फिटनेस के टेस्ट नहीं हुए? वसीम अकरम साहब ने वर्ल्ड कप के दौरान कहा। नहीं, टेस्टिंग तो देखें, अगर मैं डिटेल रिपोर्ट दिखाऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान में कितनी डिटेल रिपोर्ट होती है फिटनेस के बारे में।
और टेस्टिंग देखें, जो लड़के पाकिस्तान टीम में होते हैं ना, उनका तो पूरा रिकॉर्ड, उनके तो पूरी एक एक चीज़ मॉनिटर हो रही होती है। ऐसा नहीं है, हम अभी तक ये बातें सोच रहे होते हैं कि इस तरह नहीं हो रहा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि मतलब लोग हैरान हो जाते हैं जब मैं उनको चीज़ें दिखाता हूँ डॉक्यूमेंट, वो हम दिखा नहीं सकते हर बात लोगों को मीडिया पे तो नहीं जा सकते। आप ये देखिए कि आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। आज से 2 साल पहले अक्सर बात होती थी पाकिस्तान टीम की बॉडी लैंग्वेज की, कि ये बॉडी लैंग्वेज नहीं है, बॉडी, थक जाते थे लड़के। अभी आपने पिछले 1-1.5 साल, ये अभी पिछले 6 महीने निकाल दे, उससे पहले 1-1.5 साल किसी कमेंटेटर ने कुछ बोला हो कि जी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं लग रही? क्यों नहीं बोला? इसलिए बिकॉज दे वर फिट। वर्ल्ड कप में बोल रहे थे लोग, कहाँ बोल रहे थे? सेहतमंद ज्यादा हो गए हुए नहीं, अब 6 महीने मैं कह रहा हूँ ना, पिछले 6 महीने को छोड़ दें। अच्छा, उससे पहले आप कोई कमेंट्री की क्लिप मुझे दिखाएं, यानी कि फॉर 1 ईयर और 18 मंथ्स, जहाँ पे हमेशा कहा कि पाकिस्तान टीम फाइट करती नजर आई। तो फाइट तो आप जब करेंगे ना, लास्ट बॉल तक, जब आपके अंदर फिटनेस होगी। तो बगैर फिटनेस के तो नहीं कर सकते। इंजरीज देखे दुनिया में हर टीम को होती है। बुमराह भी अभी इंजरी से वापस आया है, ऑस्ट्रेलिया के भी बॉलर्स इंजर्ड होते हैं, सब लोग, इंजरी सबको होती है खेल में। इवन जो एथलीट जो 4 साल पूरी प्रैक्टिस करते हैं, वन ओलंपिक्स टू अदर ओलंपिक, ओलंपिक हीट में जाके इंजरी हो जाती है। तो ये नहीं है कि इंजरी होगी नहीं प्लेयर को, क्योंकि आप जब अपने आप को पुश करते हैं, कंपटीशन में जाते हैं, तो इंजरीज होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। ये तो डोमेस्टिक क्रिकेट में जितने भी मैचेस आप करवा रहे हैं, एक दौर ऐसा था जब हम क्वालिटी के ऊपर गए और क्वांटिटी कम कर दी। अब क्वांटिटी है, अब नंबर ऑफ टीम्स ज़्यादा हैं, तो आप समझते हैं कि उसमें से भी क्वालिटी निकली थी, और इसमें से भी जब आप तादाद पर गए हैं तो मायार पर समझौता तो नहीं हुआ? देखिए, ये तो एक यूनिवर्सल उसूल है ना कि अगर आप क्वांटिटी को कम कर देंगे, क्वालिटी बढ़ जाएगी ना। वो तो डेफिनेटली, वो तो उसको तो आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। बट द थिंग इज़, अब हमारा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है, उसमें 18 रीजन्स हैं और हमको उनको केटर करना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनको क्रिकेट खिलानी। हाँ, उसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, और उसके लिए अभी आपने देखा होगा कि एक हमने कैंप अनाउंस किया है फॉर जो 12 से होने वाला है। उसमें जो हमने ग्रेड 2 की जो टीम है रीजन्स की, उसके जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं वो निकाले हैं 30, और उनको कैंप कर रहे हैं ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्ड हो। जो कि अभी गैप नज़र आया है आफ्टर दैट डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, एक बड़ा गैप नज़र आया, आपको भी नज़र आया, हमें भी नज़र आ रहा है, और हम खुद कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड नीचे गया है। इसलिए कि जाहिर बात है, फ्रॉम 6 और 12 टीम टू ऑल ऑफ सडन आप 18 टीम करते हैं, तो आप कुछ स्टैंडर्ड पे कॉम्प्रोमाइज़ तो करते हैं। तो उसके लिए, उस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए अभी हमने 12 से कैंप कर रहे हैं। ग्रेड 2 की जो रीजन्स है, उनके जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं, ताकि वो बेहतर उनको प्रैक्टिसेस भी बताएं, उनकी ट्रेनिंग भी करें, और वो जाके अपने ड्रेसिंग रूम में बाकी प्लेयर से शेयर करें ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग। एक थोड़ा सा हट के सवाल है, लेकिन चूंकि आप मौजूद हैं तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। एक बात ये होती है कि आज़म खान साहब को आपकी वजह से फास्ट ट्रैक किया गया। मेरी वजह से? हाँ। नहीं, मेरी वजह से तो, और फास्ट ट्रैक तो वो हुआ भी नहीं। वो तो आप मेरे ख्याल से 25 साल का हो गया, और पिछले मेरे 5 PSL से खेल रहे हैं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसकी जो भी परफॉर्मेंसेस है, अब बात ये कि चले मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो मैं बैठा हुआ हूँ, लोग सोचते होंगे कि मैं शायद उसको पुश करता हूँ फास्ट ट्रैक के। वो तो दुनिया की सारी लीगों में इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट टॉप कैटेगरी में जाता है, तो वो वहाँ तो मैं नहीं बोल सकता, वहाँ कैसे जाता है? और फिर जो दुनिया की बड़ी बड़ी जो डेटा कंपनीज है, वो उसके बारे में कहती है कि वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, और स्पिनर्स पे जो उसका स्ट्राइक रेट है वो दुनिया में बहुत कम लोगों का है। तो वो कह रही है, मैं तो नहीं कह रहा। तो और अगर जो हमारे सिलेक्टर्स हैं, वो अगर कभी कह दें यही बात कि मैंने उसको कहीं पुश किया है या मैंने उसके बारे में बात की है, तो आई एम रेडी टू रिज़ाइन एनी टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम खान साहब, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन कराम, आपने गुफ्तगू सुनी है नदीम खान साहब की। पाकिस्तान के क्रिकेट में जो 80 ओवर की इनिंग्स है, इस हवाले से भी, और जो पिचेज़ हैं उनका मायार बेहतर बनाना है, और जो इस मरतबा रीजन्स की तादाद बढ़ी है, और उस तादाद के बढ़ने से अगर कहीं आपको मायार में कमी नज़र आई है, तो इनका मानना है कि अगले बरस में उसमें बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। और साथ ही साथ ये जो प्रेसिडेंट कप हो रहा है, ये जो महकमा जाती टीमें हैं, ये भी आइंदा बरस आपको अपने मोबाइल पर देख सकेंगे आप। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान, ज़ोर का जोड़ की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।